हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। सेल साइकिल के अंतर्गत दो फेज आती थी, इंटरफेज और एम फेज। ठीक, तो एम फेज डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एम फेज में एनसीईआरटी कहती है कि दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये कह रहे हैं कि ये ना सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड है। इतने इतने ड्रामेबाजी इसमें होती है। अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ ख़त्म हुई थी वो दोबारा से फिर बन जाना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो लेकिन ये ध्यान रखना, वर्चुअली ही होते हैं, वर्चुअली रीऑर्गेनाइज होते हैं ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, इस सब वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ड्रामेटिक पीरियड। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। चूँकि माइटोसिस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जितने पेरेंट में होते हैं उतने ही प्रोजेनी में होते हैं। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए इसके इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्योंकि इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर, सेम। ठीक, तो पेरेंट और प्रोजेनी मतलब माता पिता संतान में क्रोमोसोम की संख्या सेम है। कौन सी माता पिता संतान में, सेल्स, पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल। और माता पिता और संतान की बात नहीं चल रही है। क्या लिखा है, पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, मतलब पेरेंट सेल मतलब जो सेल डिवाइड करेगी, जिन सेल्स में वो डिवाइड करेगी वो उनको प्रोजेनी सेल्स बोलते हैं। तो उन प्रोजेनी सेल्स और जिनसे वो बनी है उन सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसलिए इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दो, अब आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ये कह रहे हैं यद्यप जो है फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड, माइटोसिस को डिवाइडेड कर दिया गया इनटू 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में, ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। किसकी है ये, न्यूक्लियर डिवीजन की, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, दरअसल सेपरेशन क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन दरअसल सेपरेशन किसका होता है, क्रोमोसोम का। इसमें इट इज़ वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंजाइटी कहती है कि दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस, कि सेल डिवीजन कैसा है, कोश का विभाजन प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। अभी आप आगे देखेंगे भी ये बात क्यों बोली जा रही है, क्योंकि कुछ जगह बोलते हैं कि साहब प्रोफेज में मेम्ब्रेन जो है पूरी तरीके से हट गई है। कुछ जगह बोल देते हैं कि अभी जो मेटाफेज स्टेज हुई है, कि मेटाफेज के जब स्टार्ट हो गई है तब मेम्ब्रेन पूरी तरीके से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो पाई है। तो एक तरीके से ये क्या है ना, कोई भी चीज़ हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये इस फेज में पूरी तरीके से होती है। ठीक है, ये बात ये बोलना चाह रहे हैं। तो वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ पर प्रोफेज ख़त्म हो गई, अब यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट हो गई, पूरी क्लियर कट करके नहीं बोल सकते। एस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज, क्योंकि ये रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, वेरी क्लियर कट लाइन नहीं खींची जा सकती। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेज। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक, न्यूक्लियर डिवीजन की 4 स्टेज आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रोफेज। प्रो मीन्स वैसे भी होता है, प्रो, प्री, इन सब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पहले। प्रोफेज, प्रो मीन्स पहली वाली, फेज मानी फेज। कोई भूल भी जाए अगर, जो फ्रेशर बच्चा हो, पहली बार पढ़ रहा हो, तो ध्यान रखना पहली फेज कौन सी, प्रो मीन्स वैसे भी होता है पहला। प्रो फेज मतलब पहली फेज, तो उसका नाम रख दिया प्रो फेज।
साइंटिस्ट की तरह सोचा करो, डिस्कवरर की तरह सोचा करो कि उसने ये नाम क्यों रखा होगा। प्रोफेज नाम उसने इसी वजह से रखा होगा कि ये फेज पहले आती है तो उसने सोचा कि यार इसका नाम प्रोफेज रख देते हैं, पहली वाली फेज बस। मेटाफेज, मेटा मीन्स होता है किसी के जस्ट एक अपडेट वर्जन, मतलब उससे बाद वाला, ठीक है। तो मेटाफेज तो बाद वाला है, तो उसके बाद प्रोफेज के बाद वाली को नाम दे दिया मेटाफेज। एनाफेज, ठीक है, उसके बाद एनाफेज आती है, और फिर टीलोफेज। टीले को एक तरीके से टर्मिनल से याद रख सकते हैं, टर्मिनल वाली है, ठीक। एनाफेज तो वैसे ध्यान रहेगा फिलहाल, ठीक। अब क्या है, अब इसमें पढ़ते हैं प्रोफेज में, ठीक है। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा क्या है, इसी से ज़्यादातर रिलेटेड ही है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीईआरटी लैंग्वेज को वो मैं बताता चलूँगा। तो प्रोफेज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रोफेज में एनसीईआरटी क्या कहती है कि प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। तो हमें दिख ही रहा है, उसका नाम ही बता रहा है, प्रो मानी पहला, पहला फेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस follows the S and G2 phases of the interphases। इंटरफेजेस की S and G2 फेज को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है कि कौन पहले आता है। अब वही सीक्वेंस काम आएगा, G1S G2M, G1S G2M। तो M के बाद आ रही ना, मतलब ऐसे ध्यान रखो, जैसे कोई किसी, जैसे मान लो कि राम फॉलोज श्याम, ये राम श्याम का पीछा करता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उनको ये नहीं समझ में आता, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस पहले हो रही है। स्टेटमेंट में आ जाए तो वो स्टेटमेंट को करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बता पाते हैं। एक होता है फॉलोड बाय, एक होता है फॉलोज होता है, ठीक है। तो यहाँ फॉलोज है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि राम फॉलोज श्याम, के राम जो है श्याम का पीछा कर रहा है। तो दरअसल पीछे कौन हुआ, राम ही तो पीछे हुआ ना, मतलब आगे कौन हुए, श्याम हुआ, क्योंकि राम श्याम का पीछा कर रहा है ना, तो श्याम आगे आगे चल रहा होगा, राम पीछा कर रहा है, तो राम फॉलोज, तो ये पहले लिखा है वो फॉलो कर रहा है, मतलब वो पहले आ रहा है। मतलब कहने का मतलब बाद में राम फॉलोज श्याम, तो श्याम आगे निकल गया, मतलब श्याम आगे वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखा माइटोसिस फॉलोज SN G2 फेज। तो हम जानते हैं माइटोसिस के बाद ही तो आता है SN G2 फेज। G1S G2M, फिर उसके बाद G1, फिर S, फिर G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, ठीक है। डेट इज माइटोसिस SN G2 का पीछा करती है, का मतलब है माइटोसिस बाद में होती है, ठीक है। आगे होने का मतलब क्या, पहले कौन पहुंच गया, पहले कौन पहुंच गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छे तरह से लेकर लिखा है कि माइटोसिस SN G2 का पीछा करती है, का मतलब है कि माइटोसिस बाद में होती है। पीछा कौन कर रहा है, राम ना, राम फॉलो श्याम, तो बाद में कौन होगी, तो बाद में मतलब पीछे कौन है, राम पीछे ना। इसी तरीके से माइटोसिस फॉलोज SN G2, तो पीछे कौन है, माइटोसिस, तो माइटोसिस बाद में होती है, ठीक है। G1S G2M, एम बाद में आ रहा है ना, G1S G2M, ये ऑर्डर पे ध्यान रखते हैं ना आप, मैंने जो बताया तरीका सर्कल करके G1S G2M, तो एम बाद में आती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक। और फॉलोड बाई लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बाद में लिखा होता है, वो बाद में होता है, ठीक, समझ रहे हो। जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं SN G2 फेज फॉलोड बाई माइटोसिस, ठीक है। या श्याम फॉलोड बाई राम, कि श्याम फॉलो किया जा रहा है राम के द्वारा, तो जो बाद में लिखा नहीं राम, तो वही तो आ रहा है बाद में, क्योंकि राम पीछे आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब अगर फॉलोज लिखा है, इसका मतलब है कि जो पहले लिखा है फॉलोज से पहले लिखा है वो चीज़ बाद में होती है। अब फॉलोड बाई, एक किसी को ध्यान रखो, अगर डायरेक्ट एकदम समझना है तो फॉलोड बाई लिखा है, इसका मतलब जो बाद में आ रहा है वही बाद में हो रहा है, ऐसे ध्यान रखना। फॉलोड बाई, अब फॉलोज में ठीक उल्टा कर देना, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इन द SN G2 फेजेस, S और G2 फेजेस में द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये कह रहा है SN G2 फेजेस में जो न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है वो आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल एक क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, बट इंटरवाइंड रहता है, ठीक है। मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, देखो इसका मतलब स्पष्ट है, क्योंकि टीलोफेज के बाद की ही तो अवस्था है, सो फैले पड़े हैं ऐसे ही। दैट इज एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, दैट इज स्पष्ट दिखना
मतलब इस पर ये तो आगे की लाइन है। मेन बात यही समझे कि मतलब स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं पूरी तरीके से, इंटरवाइंड पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे इन्होंने एस एंड G2 क्यों लिख दिया है, ये एंड DNA बनने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड के लिए है, ठीक है। ये एंड लिखा है ना, इन द S and G2 phases of the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined, ठीक है। द न्यू DNA molecule formed are not distinct but intertwined, ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली कि भाई एस फेज में बना DNA, तो वही बना हुआ DNA ही तो वही उतनी है अमाउंट तो G2 में ही रहती है ना। G2 में ऐसा तो है नहीं कि कम हो जाती है, एस फेज में जो जितनी बनी उतनी G2 में रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे कहना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ मत रखो, सीधा सीधा ध्यान रखो कि एस एंड G2 क्यों लिखा है, क्योंकि एस जो है एस में बना DNA, तो जो जितना अमाउंट DNA का एस में रहेगा उतना ही तो G2 में रहेगा ना, G2 में कोई कम या ज़्यादा थोड़ी होगा। और कह रहे हैं जो अब जो बनेगा वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता बट इंटरबाइंड रहता है, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन, अब जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है ना, तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, तो उसके बाद क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ऐसे मानो कि कोई धागा जो है ना फैला हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, फैला हुआ पड़ा हुआ है ऐसे ही, अब वो सिकुड़ना स्टार्ट हो, कंडेंस होना स्टार्ट हो सही से, मतलब एक रील पे लपेटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वही काम रील में लपेटना वाला काम स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स इंटेंगल्ड, देखो इससे पहले मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको, इस बात को ध्यान रखें कि कंडेंसेशन कहाँ होता है, रिकंडेंसेशन कहाँ होता है, मतलब जो धागा फैला पड़ा है वो कंडेंस होकर के रील पे कहाँ लपटता है, ऐसे ध्यान रखें। प्रोफेज में क्या होता है जनरली कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, ठीक। और ऐसे ध्यान रखें जैसे कुछ जो तंबू में रहने वाले लोग होते हैं कि तंबू में रह करके रह रहे हैं, अब तंबू अगर उनका हटा दिया जाए, तो जब तंबू हटा दिया जाएगा तो अंदर की जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उसको वो पहले समेट कर रखेंगे ना, ठीक है। तो जिस फेज में तंबू हटाया जा रहा है उस फेज में अंदर की चीज़ें समेट कर रखेंगे, कंडेंस करके रखेंगे, ठीक। और दोबारा स्टीलो फेज में क्या आएगा, जब दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, मतलब तंबू को दोबारा से जब लगाएंगे तो चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को, उसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं फिर से फैला लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस एनालॉजी से आप याद रख सकते हैं, हमेशा याद रहेगा, कितना भी प्रेशर हो एग्जाम में आपको हमेशा याद रहेगा, बात खत्म, ठीक है। ड्रॉप बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो याद रह ही जाता है, लेकिन मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, हर किसी को याद रहे जो मुझसे पढ़े, स्पेशल होना चाहिए बच्चा मुझसे पढ़ने के लिए, स्पेशल स्मार्ट नॉलेज उसमें डेवलप होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ तक हो गया, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स इंटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, अब क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन हो रहा होता है उस समय ये एक वर्ड यूज के एनसीईआरटी कर रही है, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम इंटेंगल्ड हो जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इंटेंगल्ड हो जाता है का मतलब होता है दैट इज स्पष्ट दिखना, एज क्रोमोसोम, चूँकि अनटेंगल्ड मतलब फैले ना रहना, मतलब टेंगल्ड मीन्स फैले रहना और अनटेंगल्ड फैले ना रहना, सिंपल सी बात है। तंबू हटाया जा रहा है तो अंदर की चीज़ें भाई बिखरी थोड़ी पड़ेंगी, अपने बोरे वोरे में भर ली जाएंगी सब चीज़ें, ठीक है। जो भी रस्सी बस्सी अंदर की चीज़ें हैं फैली पड़ी हैं उनको एकदम से बिंडी सी बना करके एक रील पे, एक छोटी सी मतलब स्टिक पे किसी पे लपेट कर रख लिया जाएगा अच्छे से, वही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिगर 10.2 में अभी हम देख लेंगे कैसे उसमें दिखाया जा रहा है, टेंगल्ड में फैले रहना, इंटेंगल मतलब स्पष्ट दिखना, ठीक है, ठीक है।
और ये कि इसकी बात SN G2 फेज का मतलब है कि प्रोफेज के पहले वाली है, तो इसलिए वहाँ बोला है कि स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ठीक है, वहाँ बोला स्पष्ट नहीं दिखते हैं, तभी मैंने यहाँ बोला था कि ये तो ना टीलोफेज की बाद की तो अवस्था है, सो फैले पड़े हैं ऐसे ही, दैट इज एक्सटेंडेड एलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोफेज नहीं आई है ना, तो SN G2 में फेज में पूछा जाए तब क्या ऐसे फैले पड़े हैं। ठीक है, कंडेंसेशन तो प्रोफेज से स्टार्ट होगा ना। ठीक, क्लियर हो गया। इंटरवाइंड मतलब ऐसे करके, इंटरवाइंड आपस में मतलब उलझे हुए, ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्रोमोसोम के रूप में, ऐसे धागे फैले पड़े हैं। ठीक, लेकिन प्रोफेज आते क्या होता है, वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अब टेंगल्ड नहीं रहते, अनटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब फैले हुए नहीं रहते हैं। ठीक, अब ठीक है, यहाँ तक हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ठीक, फिगर 10.2 ए इसमें देख लेंगे। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज। ये किसकी बात चल रही है, ये एनिमल सेल को सोच करके चल रहे हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में ज़्यादातर होता है, और पहले ही NCERT ने बता दिया कि अगर एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम होता है उसका भी डुप्लीकेशन एस फेज में हो रहा होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, सिंपल सी बात है। और DNA का कहाँ हो रहा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। अब जो डुप्लीकेशन हो रहा होता है ड्यूरिंग एस फेज, जो डुप्लीकेशन हो चुका होता है, वो अब क्या करता है, नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो पूछा जाए कि सेंट्रोसोम जो होता है सेल के अपोजिट पोल में कब जाने लगता है, तो वो भी काम प्रोफेज में ही होता है। ठीक है, ठीक, मेन चीज़ क्या है कि आगे जब प्रोफेज आएगा, प्रोफेज है ही, मतलब प्रोफेज चल रहा है, प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज आएगा, ठीक, तो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जा करके मेटाफेज की प्लेट पे, मतलब समझो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच के, जैसे एक फुटबॉल को अर्थ की तरह मान लो, तो उसका जैसे एक क्वार्टर होता है, वैसे फुटबॉल का एक क्वार्टर होगा, बीच में जाकर 3D स्ट्रक्चर में, इमेजिनरी 3D स्ट्रक्चर के, मतलब सर्किल टाइप पे, वहाँ पूरा डिस्क टाइप में जा कर के लग जाएंगे मिडिल में। ठीक है, जैसे मान लो फुटबॉल के बीच में एक हम डिस्क रखते हैं, ठीक है, बीचों बीच में, तो उस पर जा कर के एक इमेजिनरी डिस्क रखते हैं, तो उस पर जा कर के लग जाएंगे वहाँ पे। तो उनको खींचने के लिए, उनके क्रोमेटिड्स वगैरह को खींचने के लिए रस्सी टाइप की चीज़ें डाली जाएंगी, वो डाली जाएंगी फुटबॉल के अपोजिट पोल से। ठीक है, एक इधर से डाली जाएगी, एक इधर से डाली जाएगी, तो मेटाफेज में वो रस्सियाँ निकलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अभी खींची नहीं जाएंगी, खींची तो एनाफेज में जाती हैं, तभी अलग होती हैं क्रोमेटिड्स, तो रस्सियाँ फेंकी जाएंगी मेटाफेज में। तो उसके लिए कम से कम पोल पर जाना तो पड़ेगा ना रस्सी फेंकने वालों को, रस्सी फेंकने वाले लोग, तो इसलिए रस्सी फेंकने वाले लोग कब प्रोफेज में तो जाएंगे अपोजिट पोल पे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो विच टर्नर को डुप्लीकेशन ये हो गया। नाउ बिगिंस टू मूव, तो क्रोमोसोम जो सेल के अपोजिट पोल पे कहाँ चले जाते हैं, प्रोफेज में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें जस्ट इससे अगले वाली फेज मेटाफेज में वहाँ से रस्सियाँ फेंकनी है। ठीक है, रस्सियाँ फेंकनी है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर कोर में फंसाने के लिए। तो अब पहले तो पहुँचे तो अपोजिट पोल पे, तो अपोजिट पोल में कब पहुँचेंगे, प्रोफेज में, सिंपल सी बात है। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। इस प्रकार प्रोफेज का जो कंप्लीशन है वो नीचे दिए गए कुछ अवलक्षणिक घटनाओं के द्वारा क्या मार्क किया जाता है। क्या क्या काम है इसमें, देखो NCERT के लिए नहीं लिख दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। अर्ली प्रीफेज, तो अर्ली प्रोफेज जैसा कि फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने सोच लिया है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज की काम ये सब है, उसमें भी अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ये बात है ही, लेकिन ये बात अर्ली प्रोफेज में कि क्रोमोसोम मटेरियल जो कंडेंस होकर के टू फॉर्म बनाता है, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है, सिंपल सी बात है। मतलब जो रस्सी फैली पड़ी थी वो एक रील के ऊपर लपट जाती है अच्छे से। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम कैसे देखे जाते हैं, 2 क्रोमेटिड्स के बने हुए होते हैं, अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, सही, सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एक
मिनट में आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रोमियर है। तो दूसरा वाला इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच रहेगा, ये सेंट्रोमियर पर। ये क्रोमेटेड ये वाला था, ठीक है, और ये क्रोमेटेड इस तरीके से ये वाला रहेगा। तो ये सेंट्रोमियर पर क्या है, एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर अटैच रहते हैं, ठीक। दो क्रोमेटेड। और जो मैं बता रहा था उसका कि जो दूसरी साइड चले जाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से पहुँच जाएंगे सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पर। एक यहाँ पहुँच गया, एक इस पोल पर पहुँच गया, ठीक। ये प्रोफेज की बात चल रही है, अपोजिट में चले गए। अब मेटाफेज में जाकर क्या होगा, मेटाफेज में इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पर, और यहाँ से ये रस्सी इस तरीके से डाल दी जाएगी। फिर मेटाफेज में रस्सी से काइनेटोकोर फंसा कर फिर एनाफेज आएगी, तो इसी को ऐसा करके अलग अलग कर लिया जाएगा। एक क्रोमेटेड को इधर आ जाएगा, तो एक क्रोमेटेड इधर चला जाएगा, ऐसा करके खींच लिया जाएगा। सिंपल से एनालॉजी फील करके देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग पाए याद भी रहती हैं सब चीज़ें, किस पेज में क्या हो रहा है। अब मैं फेज के नाम से भी आपको कनेक्ट करके ध्यान रखवाऊंगा पूरा कि हर चीज़ कैसे याद रहेगी, ठीक है। तो हम क्रोमेटिन आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोम, ये सब हो गया, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, मतलब उसी में जो एस फेज में, अरे वो इंटरफेज तो कह ही सकते हैं ना, क्योंकि एस फेज भी एक इंटरफेज का पार्ट है ना। तो ये भी बोल सकते हैं इंटरफेज में सेंट्रोसोम जो डबल हुआ था बिगिंस टू मूव, स्टार्ट कर देता जाना टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वो अभी पढ़ा ही है, प्रोफेज में ही जाना शुरू होता है अपोजिट पोल में, क्योंकि वही इससे जस्ट अगले वाली फेज मतलब मेटाफेज में उसे रस्सियाँ डालना है क्रोमेटिड्स को अलग अलग करने के लिए काइनेटोकोर में फंसा करके, ठीक। तो इसलिए वो अपोजिट पोल में इसी फेज में चले गए, भी पहले से तैयारी कर ली। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबल कॉल्ड एस्टर्स, इन्हीं को मैं बोल रहा था, रस्सियाँ माइक्रोट्यूबल, ठीक है। बर्ड बोलते हैं इनको परफेक्ट एस्टर्स, ठीक। रेडिएट्स आउट मतलब फेंकता है रस्सियों को, प्रत्येक सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मतलब मान लो जो लोग हैं, इंसान है, जा करके अब रस्सियों को फेंक रहा है, माइक्रोट्यूबल्स को, छोटे छोटे ट्यूबल होते हैं, वही रस्सियाँ होती हैं, उनको बर्ड बोलते हैं एस्टर्स। जब बर्ड को जब तोड़ करके करते नहीं तो हमें याद रहती हैं चीज़ें कि छोटी छोटी रस्सियाँ होंगी, तो उनसे काइनेटोकोर में फंसा करके क्रोमेटिड को अलग करेंगे, ठीक। द टू एस्टर्स टूगेदर विद स्पिंडल फाइबर। अब इन एस्टर के साथ साथ क्या होता है पता है, खुद स्पिंडल फाइबर होगी। ऐसे ऐसे मान लो ऐसे रस्सी है, तो रस्सी में एक हुक भी होगा ना, कुंदा टाइप का भी तो होगा ना, हुक भी तो होगा, तभी तो फंसा पाएंगे। तो रस्सी के एंड में जो हुक होता नहीं है, जैसे मान लो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत वगैरह वगैरह चढ़ते हैं, माउंटेन वगैरह पर चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो रस्सी उनके पास ऐसी होती है, उसमें हुक होता है ना, आप समझ ही रहे होगे। तो हुक में फंसाते हैं, तो हुक में ऐसे मान के चलो कि वो उसके साथ स्पिंडल फाइबर है वो, ठीक है। तो टू एस्टर्स टूगेदर विद स्पिंडल फाइबर, तो रस्सी विद हुक, उसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपरटस। तो रस्सी हुक के साथ क्या बोली जाएगी, माइटोटिक अपरटस। तो दरअसल केवल रस्सी नहीं, एस्टर के साथ स्पिंडल फाइबर भी होती है, मतलब वो कुंदा भी होता है, उन दोनों को मिला करके माइटोटिक अपरटस बोलते हैं। क्योंकि यही जो माइटोटिक में से अपरटस है यूज होने वाला, जो कि भैया क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड को अलग करने वाला है एनाफेज में, ठीक है। और जुड़ेगा कब जा करके काइनेटोकोर से, मेटाफेज में। तैयारी कब चल रही है अपोजिट पोल पर जाने की, प्रोफेज में, ठीक। तो भाई इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। माइटोटिक अपरटस इज इक्वल टू, चाहे ऐसा करना चाहिए, इधर से कर लें कि स्पिंडल फाइबर और टू एस्टर्स दोनों मिला करके बनते हैं माइटोटिक अपरटस, ठीक है। मतलब दोनों साइड की रस्सियाँ प्लस उनके कुंदे मिला करके बनता है माइटोटिक अपरटस, हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक। आ गया ना समझ में अच्छे से। चलिए ठीक, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप कमेंट में
कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किस पे थोड़ा डिटेल में बताना है। वैसे मैं अपनी तरफ से ही सब कुछ डिटेल में लेकर चल रहा हूँ ऑलरेडी, जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, जितना थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है मैं खुद ही बता के चलता हूँ। देखो जैसे ये सीक्वेंस होता है एनसीईआरटी से बाहर का, कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कि टाइम किस में ज़्यादा लगता है। तो देखो प्रोफेज सबसे पहले आ रही है तो टाइम सबसे ज़्यादा उसी में लगता है। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कि सबसे पहले आ रही तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रोफेज में सबसे ज़्यादा टाइम है। फिर क्या करना, फिर जो है उसके बाद मेटाफेज आनी चाहिए, लेकिन टीलोफेज का टाइम आता है, फिर मेटाफेज का आता है। ठीक है, और फिर एनाफेज का आता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें चाहे कि नॉर्मली ऑर्डर क्या था, पमाट ऑर्डर था ना, पमाट, PMAT, PMAT कैसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, PMT ना होगा, PMAT है ऑर्डर। लेकिन टाइम का ऑर्डर क्या हुआ है, टाइम के ऑर्डर में जो टी है ना वो सबसे बाद में जो रहना चाहिए वो दूसरे नंबर पे आ गया है। देखो वही तो है, पी के बाद मेटा आना चाहिए, फिर एन आना चाहिए, फिर टीलो आना चाहिए था। लेकिन टाइम के ऑर्डर में क्या है, टीलो फिर सबसे पीछे ना होकर दूसरे नंबर पर आ गया। या तो ऐसे ध्यान रखें, या मैंने इसको ट्रिक बना दी है कि प्रतिमा नाम की लड़की होती है, कोई इमेजिनरी याद रखो, तो उसको शादी की बड़ी जल्दी है, तो प्रतिमा को कैसे बोलते हैं, पीतिमा, पितिमा, प्रतिमा, पीतिमा, पीटी माँ, PTMA, पीटिमा। शादी की बड़ी जल्दी थी ना, जल्दी थी मतलब ये टाइम का ऑर्डर है। ठीक, और मैं अक्सर जो ट्रिक बनाता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली बनाता हूँ, तो ध्यान रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम है मेरा। इसके पीछे कंसेप्ट अपना क्या रहता है, कंसेप्ट या एनालॉजी फंडा क्या रहता है कि जैसे कोई लिस्ट है तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो ट्रिक बनाता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर की बनाता हूँ कि सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू वाले को रखा जाए, ऐसे करके तो मुझे ध्यान रहती हैं तो चीज़ें। ठीक, वरना किसी की आप ट्रिक बनाओगे डिक्रीजिंग की, किसी की इंक्रीजिंग का, यही नहीं पता रहा कि किसका ये डिक्रीजिंग का है, कौन सा इंक्रीजिंग का है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा एक ही फंडा बना के चलो कि जो भी ट्रिक बनाओ तो एक ही तरीके की बनाओ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बनाओ। ये नहीं कभी तो इंक्रीजिंग का बना दिया तो पता ही नहीं, ट्रिक तो याद है कि हाँ इसके बाद ये आता है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस बात में कन्फ्यूजन रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा डिक्रीजिंग की बनाओ, तो मैं डिक्रीजिंग की बनाता हूँ। ठीक, अब ये हो गया। ठीक है, बाकी जो है ये सब हो गया था, ये हो गया था। हाँ, मोस्ट एक्टिव फेज पूछा जाए तब भी प्रोफेज होती है। ठीक है, अब मेटाफेलिक प्लेट पर लाने के लिए भी तो स्पिंडल फाइबर की मदद ली जाती है, सिंपल सी बात है। मेटाफेलिक फेजिक प्लेट पर लाने के लिए क्रोमोसोम को तब भी कुंदों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अरे भाई इक्वेटर पे ले जा रहे हैं मैन उनको, क्रोमोसोम को, तो उनको भी कुंदे में फंसा करके तो ले जाएंगे ना, तो वहाँ स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत तो वहाँ भी पड़ेगी। कुंदे मतलब स्पिंडल फाइबर। ठीक, अब ये सब हो गया। ठीक है, टीलोफेज क्या है, टीलोफेज का मतलब सुलझे हुए बाण। ठीक है, या ये ज़्यादा वैसा हो जाएगा, आप सुलझे हुए उलझे हुए से मत करो, आप एक ही तरीका ध्यान रखो। भाई जो रस्सियाँ फैली पड़ी हैं और वो एक उसके ऊपर लपटी हुई हैं, वही वाला कंसेप्ट ध्यान रखो, सुलझे उलझे हुए बाण से मत करो। ठीक है, अब यहाँ ये मैंने बता ही दिया पूरा सब। ठीक है, टीलोफेज ये सब हो गया। हाँ, इसका मतलब ये हो समझना, बट इंटरबाइंड का मतलब यही, चूँकि क्रोमोसोम के रूप में है नहीं, तो डिस्टिंक्ट कैसे होगा, मतलब स्पष्ट कैसे दिखाई देगा, तो आपस में फैले पड़े हो ना। ठीक है, बस अब जो है ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक ये हो गया डिटेल में। ठीक है, इसको मैं बड़े आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से पूरा सब कुछ क्लियर होता चले साथ के साथ ही, कोई पॉइंट छूटे भी ना। ठीक है,
तो इसके बाद फिर क्या होता है, और क्या होता है प्रोफेज में, सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। सेल का क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड हो रहा होता है तो व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के एंड में जब देखा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है डोंट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई दे रहे होते हैं कहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई दे रहा होता है, और न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चार चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, ठीक। तो कैसे ध्यान रखें, जैसे मान लो भाई तंबू वाला एग्जाम्पल ले लो, कि जब तंबू हटाया जा रहा है, मतलब बाहर का एनवलप हटाया जा रहा है पूरा, तो अंदर का जितना भी सामान होगा वो एकदम से बोरे में रख लिया जाएगा। तो जब बाहर से कोई आकर देखेगा तो एकदम से उसको पड़ा हुआ तो मिलेगा नहीं, तो वो बोरे के अंदर हो गया, उतना गायब सा हो गया होगा। ऐसे ध्यान रखें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो, कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो स्टार्टिंग के दो चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो दो चीज़ें तो ये ऐसे ध्यान रखें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के शुरू की दो चीज़ें, दो तो ये गायब हो जाती हैं, और न्यूक्लियर में एनवलप, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस, केंद्र का, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस लिखा है ये, ठीक है। तो ये दो चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो इस तरीके चार चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, डोंट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो है इतना यहाँ से हो गया, और इसको समझ लें। वैसे इसका भी सेंस की न्यूक्लियर एनवलप का कॉम्पैक्ट डिसइंटीग्रेशन, बट फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीफिक्स को देना, एंड फिगर को भी याद रखें। इसका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो, ध्यान ही रहेगा। क्योंकि ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरीके से गायब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से कम्प्लीटली रूप से डिसइंटीग्रेट हो गई होगी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है प्रोफेज को देना, एंड फिगर को भी, फिगर से भी याद रखें। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए बोला ही था कि क्लियर कट हम लाइन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है आप इतना कन्फ्यूजन में मत रहें, सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की लाइन कोई आगे जो आने वाली वहीं से बता दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, आपको आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट याद रहे। किसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप जो है दिखाई नहीं देते हैं, मतलब नहीं होते हैं। तो वो मैंने याद करने का तरीका ही बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार कंपोनेंट होते हैं, उसमें शुरू के दो से याद रखें। ठीक है, कि शुरू के दो वाले गायब हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वैसे ही ध्यान देती है कि क्या होता है, एक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी होंगे, वो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि तंबू के बाहर भी जो चीज़ें कुछ रखी हुई हैं, वो भी जब भाई तंबू समेटा ही जा रहा है तो वहाँ से वो लोग जा ही रहे होंगे, तो तंबू के बाहर भी कुछ चीज़ें रखी हुई होंगी, वो भी समेट लेंगे, तो वो भी अब दिखाई नहीं देंगे। मतलब तंबू के बाहर वाली चीज़ें कौन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब देखो प्रोफेज की फिगर देख लीजिए थोड़ा। तो प्रोफेज का देखो, एक अर्ली प्रोफेज का फिगर दिखाया गया, एक लेट प्रोफेज का फिगर दिखाया गया। तो अर्ली प्रोफेज में आप एक बात देखना, लिखा है कि क्रैक तो पड़ गए हैं बट अभी गोल ही है। ठीक है, इसका मतलब है क्रैक तो पड़ गए लेकिन अभी गोल ही है, मतलब अभी डिसइंटीग्रेट होना बस जस्ट स्टार्ट हुई है मेम्ब्रेन। ठीक है, और लेट फेज ऑफ प्रोफेज, तो जो है लेट प्रोफेज में भी देखो पूरी तरीके से नहीं हटा है, अभी तो मेम्ब्रेन है ना, कोई तो है नहीं हम ये कह सकते हैं हट गई है, बिल्कुल है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन लेट प्रोफेज की मेन चीज़ें क्या है, लेट प्रोफेज की वही जो बताया था
कि सेंट्रोसोम वगैरह अपोजिट पोल पे चले जाना, ठीक है। वहाँ से वो माइक्रोट्यूबुल वगैरह एस्टर वगैरह निकालना, स्पिंडल फाइबर निकालना, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई नहीं गया है, ठीक है। पहले वाले फेज में क्या होता है, वो क्रोमोसोम जो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो देखो यहाँ तक जाते जाते कंडेंस हो गए, देखो यहाँ ये एकदम फैले पड़े हैं धागे से, यहाँ देखो एकदम कंडेंस हो गए हैं। तो इससे ध्यान भी रखना। दो तरीके हैं, एक तो कंडेंस ये धागे की तरह पड़े हैं तो वो अर्ली प्रोफेज है, फिर पूरी तरीके से कंडेंस हो गए हैं, ये लेट प्रोफेज है। या दूसरा तरीका ये है, यहाँ जस्ट स्टार्ट होना शुरू हुए, देखो हल्के हल्के से छेद होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई है, यहाँ ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गई, तो ये अर्ली प्रोफेज रही होगी, लेट प्रोफेज रही होगी। दो तरीके हो गए आपको फिगर याद रखने की, ठीक। अब जो है यहाँ ये हो गया, ठीक। अब इसके आगे करते हैं मेटाफेज। मेटा मतलब उसके जस्ट बाद वाला मेटा। मेटा से ध्यान रखें, मेटा मतलब मोटा, मोटा एंड छोटा गुणसूत्र। इसमें जो होता है गुणसूत्र जो होता है, इसमें हम अगर साइज का अच्छे से मतलब अगर उसका स्टडी करना चाहें तो पूछा जाए कि किस फेज में करेंगे, तो वो मेटा फेज बोलते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा सा मोटा सा एंड छोटा सा गुणसूत्र बन के तैयार हो जाता है, एकदम मोटा सा मतलब कॉम्पैक्ट अच्छे से। तो साइज का स्टडी कहाँ करते हैं अगर पूछा जाए क्रोमोसोम के साइज का, तो मेटाफेज ही बोलते हैं। इसलिए ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर में एनवलप बोल रहा है, न्यूक्लियर एनवलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। बोल रहा है सेकेंड फेज का क्या मतलब है, माइटोसिस का सेकेंड फेज का क्या मतलब है, मेटाफेज। बोल रहा है कि न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से गायब कहाँ हुई है, देखो ये मेटाफेज दिखाया जा रहा है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। देखो इसमें पूरी तरीके से कहीं दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन तो यहीं हुआ है, ठीक है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन यहाँ हो गया। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सिंपल सी बात है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से हट गई तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में एकदम से फैल गए, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से असर रीजन बन सकता है। पहले स्टेटमेंट लिख देगा क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दूसरे स्टेटमेंट में लिख देगा द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। तो ये क्या होगा, एक्सप्लेन भी कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तरीका बताया था कैसे पहचानते हैं एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर पहला स्टेटमेंट जो लिखा है उसके बाद बिकॉज लगा दो, तब दूसरा बोल के देखो, अगर वो एक्सप्लेन करता दिख रहा है इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। या फिर क्या करो, दूसरे स्टेटमेंट के बाद हैंस लगा दो या सो लगा दो या देयरफॉर लगा दो, तब पहला वाला लगा के देखो, तब एक्सप्लेन कर रहा है तब भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्योंकि रीजन का मतलब क्या होता है, बिकॉज या ड्यू टू, इस तरीके से करके करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगा करके दूसरे स्टेटमेंट को बोल के देखो, तब अगर एक्सप्लेन कर रहा है तब भी, तब लग रहा है कि हाँ रीजन हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। या फिर दूसरे स्टेटमेंट के बाद लगाओ तो सो लगाना या देयरफॉर लगाना, ठीक है, या फिर हैंस लगाना, तब पहला बोल के देखो, तब भी अगर, तब भी मतलब फील हो जाता है कि लग जाता है कि अगर पढ़ा हुआ है कि हाँ एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ें कि यही रीजन है, तो उससे दिख जाता है कहने का मतलब, ये तरीका होता है एक, ठीक। या दोनों काम करके देख लिया करो तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद बिकॉज लगाया, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ा, फिर लग जाता है ये तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं, अपने में सही हैं, या दूसरी चीज़ सही भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और दूसरा काम भी करके देख लो। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद सो देयरफॉर या फिर हैंस लगाओ, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, तब अगर तब भी दिख जाएगा कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये तरीके में साथ में बताते चल रहा हूँ एसएससी रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है एसएससी रीजन को अच्छे से सॉल्व करने की, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड चल ही रहा है एसएससी रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि जब एमसीसी में इंक्लूड हो रहा है तो पूछा भी जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया था। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। देखो ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन से पूरी तरीके से कंप्लीट यही हो पाया, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब दोनों काम जो हम जनरली कहते हैं कि साहब कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है
डिसइंटीग्रेट प्रोफेज में हो जाती है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट माइटोसिस के केस में मेटाफेज में आकर के हो रही है। ये ध्यान रखना, दोनों ही काम मेटाफेज में आकर के पूरे हो रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और इसलिए कंप्लीट हो जाते हैं एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रो। और पूरी तरीके से भैया कंडेंस हो गए, रील पर रस्सी लपेट दी गई अच्छी तरीके से, तो अच्छे से हम स्टडी वहीं तो कर सकेंगे क्रोमोसोम का, क्योंकि वास्तव में क्रोमोसोम तो वहीं बन के तैयार हुआ ना। उससे पहले तो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में फैले पड़े थे, धागे के रूप में। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, अरे क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम के रूप में आएगा तभी तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, तो वो कहाँ आता है पूरी तरीके से। क्रोमोसोम एकदम से रस जो है स्टिक वगैरह पर लिपटा हुआ कहाँ पाया जाता है अच्छे से कहाँ लिपट पाता है पूरी तरीके से, कंडेंस कहाँ अगर हो पाता है मेटाफेज में। तो वहीं हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, M4 मेटाफोज, M4 हम मॉर्फोलॉजी, तो मोस्ट इजीली स्टडीज मॉर्फोलॉजी का मेटाफेज में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एट दिस स्टेज, और कंसेप्ट भी आपको मैंने बता दिया, एट दिस स्टेज मेटाफेज बायोलॉजी रटने की चीज़ नहीं होती है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। टेक्निकल सब्जेक्ट है ये पूरी तरीके से, ठीक है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमोसोम। इस स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज जो क्रोमोसोम जो होते हैं इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड के जो बने हुए हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर, आपस में हेल्ड रहते हैं बाय द सेंट्रोमियर के द्वारा, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं एंड यही क्रोमेटिड, तो इनकी कमर भी अलग अलग बोलने लगते हैं। कमर का मतलब मैं क्या चल रहा हूँ, उनका सेंट्रोमियर, ठीक है, सही है। सेंट्रोमियर हेल्ड टुगेदर, आपस में बंधी रहती है। फिगर 10.2 अभी देख लेंगे। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। उसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिड का अपना एक अलग काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर एक तरीके से बेल्ट मान के चलें, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से ये है एक क्रोमेटिड, इसका अपना एक बेल्ट है छल्ला सा, ठीक है। और एक इस तरीके से ये क्रोमेटिड है, इसका अपना एक छल्ला है। तो इन्हीं छल्लों में ही तो फंसाया जाता है कुंदा, मतलब स्पिंडल फाइबर, ऐसा करके खींच ली जाती है। इसी काइनेटोकोर में छल्ले में ही तो फंसाया जाता है। तभी ये क्रोमेटिड अपना अपना क्रोमेटिड का अपना अपना छल्ला है, बात खत्म। निकाल कर खींच लिया, तभी तो उसको बोला गया है क्या कि स्ट्रक्चर्स फ्लोरल नंबर है, ठीक है। सेंट्रोमियर्स मतलब 2 सेंट्रोमियर है, प्रत्येक क्रोमेटिड का अपना अलग अलग होगा ना। काइनेटोकोर्स, प्रत्येक क्रोमेटिड का काइनेटोकोर जो छल्ले जो बेल्ट है वो अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइड्स ऑफ अटैचमेंट। ये जो स्ट्रक्चर जो होती हैं सर्व काम करती हैं एज द साइड्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। वही बोल रहा है, कुंदा कहाँ फंसेगा उसकी तरह काम कर, उसके लिए काम करेंगे काइनेटोकोर फाउंड बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है, दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। हाँ, मेन चीज़ कहाँ है यहाँ पर, फंसा के लाए जाते हैं, पहले फंसा के लाए जाएंगे, क्रोमोसोम को लगाया जाएगा, तो वो भी काम यही करेंगे। सेंटर ऑफ द सेल फंसा के पहले क्रोमोसोम पर लगाएंगे सही से, इक्वेटोरियल प्लेट पर लगाएंगे अच्छे से, तो वो लगाने का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेटाफेज प्लेट पर ला रहे हैं, हैंस इसलिए द मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर which are with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ वाले दूसरे तरफ वाले क्रोमोसोम से कनेक्ट होंगे। जैसे ये वाला फिगर जो था, इधर वाला जो काइनेटो इधर वाला क्रोमेटिड होगा, उसका काइनेटो इस वाले पोल के जैसे कर कनेक्ट होंगे, और इधर वाला जो क्रोमेटिड होगा इसके काइनेटो इस वाले से कनेक्ट होंगे। तो पहले ये लगाए जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पर, ठीक है।
तो मेटाफेज में तो लगाए जा रहे हैं, वे खींचेंगे तो बाद में, ठीक है। तो लगाए भी जाते हैं इन्हीं के द्वारा, ठीक है, कुंदों के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। एक तरीके से डिस्क होती है ना, ऐसे समझो फुटबॉल में अगर हम बीच में कोई चीज़ रखेंगे तो डिस्क के रूप में होगी ना, उसके ठीक इक्वेटर पे, तो मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं उसको। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज क्या है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज। दूसरा तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो स्पिंडल फाइबर जो कुंदे जो अटैच हो जाते हैं कहाँ पे? काइनेटोकोर्स में। ये मैंने पहले ही बता दिया था, कुंदे अटैच हो गई बेल्ट में, ठीक है। अब क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, और क्रोमोसोम को जो है फिर ला करके स्पिंडल इक्वेटर पर रखा जाता है एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। और दोनों तरफ से कुंदे आ करके पहले मेटाफेजिक प्लेट पर उसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पर उसको लगाते हैं ला करके, ठीक। तो मेटाफेजिक प्लेट पे ला करके लगा दिया। अब उसका फिगर देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखाया जा रहा है, देखो आकर के इस तरीके से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है ना काइनेटोकोर से। अब मेटाफेज में क्या है, उसमें आकर के उसको ऐलान कर दिया, देखो पूरा तरीके से ऐलान होगा। देखो यहाँ ऐलान नहीं है तो ऐसे ध्यान रखना, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, यहाँ बस जस्ट काइनेटोकोर से आकर के जुड़े हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। यहाँ एकदम से देखो ऐलान कर दिया, एक लाइन में एकदम से लग गया मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के। तो बस मेटाफेज तक हो गया। अगले वीडियो में एनाफेज से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ताकि बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।